हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अल्फा क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पे। मैं शाश्वत सिन्हा, आपका मैथमेटिक्स टीचर। तो आज हम लोग क्लास 11th सिलेबस का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेट्स। ठीक है, कई सारे बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि इस साल से हम लोग की क्लासेस कैसे चलेंगी, मतलब सीबीएसई की क्लास और आईसीएसई की क्लास अलग अलग चलेगी कि साथ में चलेगी। तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि अप टू 10th की अगर बात करें हम लोग तो सीबीएसई और आईसीएसई के सिलेबस में काफ़ी अंतर है। मतलब कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो सीबीएसई में नहीं हैं और आईसीएसई में हैं, और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको सीबीएसई में उतना हद तक एक्सप्लेन नहीं किया गया है जितना कि आईसीएसई में किया गया है, जिसकी वजह से हम लोग अलग अलग बैचेस में आपको पढ़ाते थे, है ना। और साथ के साथ क्वेश्चन पेपर का जो लेवल था बोर्ड में, एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में, वो भी अलग अलग आता था। लेकिन इस साल से क्लास 11th और 12th, मतलब जब आप क्लास 11th और 12th में जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि क्लास 11th और 12th में चाहे वो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हो, चाहे फिज़िक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, ऑलमोस्ट सारे के सारे चैप्टर्स बिल्कुल सेम होते हैं, सारे टॉपिक्स बिल्कुल सेम होते हैं। तो इसलिए सीबीएसई और आईएससी का बैच एक साथ हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आप सीबीएसई की बुक में देखें चाहे आईसीएसई की बुक में देखो, आपको पहला चैप्टर यही मिलेगा, सेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज सेट, सेट क्या होता है। तो जो आईसीएसई के बच्चे होंगे उनको थोड़ा थोड़ा कुछ याद आ रहा होगा, उन्होंने क्लास 7th 8th में सेट्स चैप्टर का नाम सुना होगा। तो मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूं व्हाट इज सेट। इसकी डेफिनेशन आप सीधे सीधे लिख सकते हो, एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है ना, एनी well defined collection of objects is called set। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। मतलब अगर हमारे पास कोई भी कलेक्शन हो और उस कलेक्शन के सारे ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सेट बोल देते हैं। तो एक सिंपल से एग्जांपल की अगर बात करें, कोई एक सेट लिख के देखते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास नंबर्स हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो इस सभी नंबर्स के बीच में हमने कॉमा करके लगा दिया, और अगर इसी चीज़ को हम क्या करें, करली ब्रैकेट में इस तरीके से लिख दें, तो इसी चीज़ को हम क्या बोल देंगे, सेट, है ना। यही हमारा क्या बन गया, सेट बन गया। बात समझ में आ रही है आपको। उसी तरह से अगर मान लीजिए कोई और एग्जांपल लिया हमने क्या लिया, हमने ले लिया भाई AEIOU। ये आप देख रहे होंगे कि ये सारे के सारे अल्फ़ाबेट कैसे हैं, वॉवेल्स हैं। तो हमने वॉवेल्स का एक सेट बना लिया, तो इस सेट का नाम रख दिया कैपिटल B। तो इसी चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, सेट बोल देते हैं। इस सेट के अंदर आप ये जो अल्फ़ाबेट्स देख रहे हो, इन अल्फ़ाबेट्स को ही हम बोलेंगे एलिमेंट्स या तो मेंबर्स। चाहे ऊपर वाले सेट की बात करें तो ये जो नंबर्स हैं इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। तो अगर पूछा जाए कि सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, तो सेट ए में टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। सेट बी में टोटल कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 5 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो अब क्या करते हैं, अब हम लोग कुछ कलेक्शंस लेते हैं और देखते हैं कि वो कलेक्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो कुछ कलेक्शंस लेते हैं। हियर आर सम कलेक्शंस। तो इसमें पहला कलेक्शन हमने मान लो लिया, पहला कलेक्शन लिया ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 क्या हो जाएगा भाई, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है और 10 से कम, तो वो नंबर्स क्या क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कलेक्शन। तो क्या ये कलेक्शन सेट कहलाएगा, हाँ बिल्कुल ये कलेक्शन सेट कहलाएगा, है ना। तो ये बन गया सेट। एक और दूसरे कलेक्शन की बात करते हैं। एक दूसरा कलेक्शन है द रिवर्स ऑफ इंडिया, द रिवर्स ऑफ इंडिया। तो रिवर्स ऑफ इंडिया की बात करें, भारत में कितनी नदियां हैं एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता कितनी नदियां हैं, लेकिन
भाई बहुत होंगी क्या, 200-400 नदियाँ होंगी, तो उनको हम काउंट तो कर ही सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हम उनका नाम लिखते जाएं तो गंगा है, गोदावरी है, कृष्णा है, यमुना है, ठीक है, ताप्ती नदी है, राप्ती नदी है, तो बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन हम उसको काउंट तो कर ही सकते हैं। तो ये वाला जो कलेक्शन होगा वो भी क्या कहलाएगा, एक सेट कहलाएगा, ठीक है। एक तीसरा कलेक्शन हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। तो तीसरा कलेक्शन हमारा क्या है, द वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, द वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। जैसा कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा, तो द वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट क्या क्या हो जाएंगे, ए, ई, आई, ओ और यू, है ना। तो ये भी क्या हो गया, एक सेट बन गया। इसके सारे एलिमेंट्स क्या हैं, वेल डिफाइंड है, मतलब इस कलेक्शन को पढ़ते ही जो है हमको समझ में आ जा रहा है कि हमें यही एलिमेंट इसके अंदर लिखना है। उसी तरीके से इस कलेक्शन का स्टेटमेंट पढ़ते ही हमें समझ में आ जा रहा है कि इस कलेक्शन में जो एलिमेंट्स होंगे वो सारी नदियाँ होंगी, भाई गंगा है, गोदावरी है, कृष्णा है, ब्रह्मपुत्र है। उसी तरीके से ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 पढ़ते ही मेरे दिमाग में आ गया कि भाई नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन सभी कलेक्शंस के जो एलिमेंट्स हैं वो वेल डिफाइंड है ना, वेल डिफाइंड, मतलब स्टेटमेंट को पढ़ते ही जो है हमारे दिमाग में कोई संशय नहीं है और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि भाई यही एलिमेंट्स होंगे इस कलेक्शन में। आगे आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं कि वेल डिफाइंड शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया डेफिनेशन में। देखिए, एक कलेक्शन है हमारे पास, कलेक्शन है 5 मोस्ट पॉपुलर क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया, है ना। 5 मोस्ट पॉपुलर क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया की बात करें अगर हम, तो भाई 5 मोस्ट पॉपुलर क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो सबके दिमाग में अलग अलग नाम आ रहे होंगे। जैसे मेरे दिमाग में जो 5 नाम आ रहे हैं वो क्या क्या आ रहे हैं, पहले नंबर पे मेरे दिमाग में आ रहा है भाई सचिन तेंदुलकर, दूसरे पे मेरा जो है फेवरेट जो है वो विराट कोहली, फिर मैंने लिखा रोहित शर्मा, ठीक है, फिर मैंने लिख दिया राहुल द्रविड़ और फिर मैंने लिख दिया MS धोनी। इस तरीके से मैंने 5 नाम लिख दिया और मैंने कहा यही 5 पॉपुलर क्रिकेटर्स होंगे इंडिया के। लेकिन आपने कहा नहीं सर, मुझे तो लगता है कि इससे ज़्यादा पॉपुलर शिखर धवन है ना, या तो मान लीजिए आपके लिए जो है ये 5 प्लेयर के अलावा कोई और 5 प्लेयर हैं वो आपके लिए पॉपुलर हैं। तो कहने का मतलब है कि ये कलेक्शन जो है, इस कलेक्शन के एलिमेंट्स वेल डिफाइंड नहीं है ना, वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि पॉपुलैरिटी का कोई ऐसा मापदंड तो है नहीं, ऐसा तो अनाउंस नहीं किया गया है कि MS धोनी मोस्ट पॉपुलर हैं, सेकंड नंबर पे राहुल द्रविड़ हैं, थर्ड नंबर पे रोहित शर्मा है, ऐसा तो नहीं होता है भाई। सबकी पॉपुलैरिटी अलग अलग है ना, कोई किसी को पॉपुलर मानता है, कोई किसी के लिए फेवरेट है। तो दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, तो इसलिए इस कलेक्शन को हम सेट नहीं बोलेंगे, दिस इज नॉट अ सेट, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हुआ। यहां से एक दूसरा कलेक्शन देते हैं। अगला कलेक्शन है हमारे पास प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210। तो 210 के प्राइम फैक्टर्स की अगर बात की जाए तो इसको फैक्टराइज हमको करना आता है। कैसे करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करिए, 105, फिर इसको 3 से करेंगे, 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15, फिर आप इसको 5 से करिए, 5 7 ज़ा 35, फिर 7 से करिए। तो 210 के कितने प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, 2 3 5 और ये 7, है ना। तो इस केस में ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, वेल डिफाइंड है, तो ये कलेक्शन क्या होगा, सेट कहलाएगा, ठीक है ना। तो एक अगला एग्जांपल लेते हैं। एक एक चीज नोट करते चलिए आप लोग
आप लोग अपनी एक मैथ्स की प्रॉपर कॉपी बनाइए और उसमें एक एक चीज़ आप नोट करते हुए चलिए। हर लेक्चर के बाद आपको जो है होमवर्क मिलेगा, डीपीपी मिलेगी। तो इसके बाद 6th हमारा है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कलेक्शन क्या है? कलेक्शन है द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। तो पहले तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा सॉल्व करके। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्प्लिट कर देते हैं मिडिल वाले टर्म को। तो हमें क्या करना है? 6 को ऐसा स्प्लिट करना है कि 6 को ऐसा स्प्लिट करना है दो नंबर्स में कि उनको ऐड करने पर क्या है? 5 आ जाए। तो क्या आ जाएगा? 3 और एक नंबर आ जाएगा 2। 3 2 जा 6 और 3 + 2 5। तो हम यहाँ से इसको क्या लिख पाएंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x को कॉमन ले लीजिए, इन दोनों को ऐसे पेयर बना के। तो यहाँ पे आ जाता है x माइनस 3, यहाँ पे भी -2 को कॉमन लिया, x माइनस 3। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? x माइनस 3 को आप कॉमन ले लो और इधर x माइनस 2 को कॉमन ले लो, तो इज इक्वल टू 0 आ गया। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 3, 2। ठीक है, तो कुल मिला के इस कलेक्शन का जो एलिमेंट्स होंगे 3, 2, तो ये कलेक्शन भी क्या कहलाएगा? एक सेट कहलाएगा। ठीक है, तो सीधी सीधी बात ये होती है कि ऐसे कलेक्शंस जिसके एलिमेंट्स वेल डिफाइंड हो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। अगर सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या है? काउंटेबल है, अगर हम उनको काउंट कर सकते हैं तो वो एक फाइनाइट सेट होगा। और अगर सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो उस सेट को हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में आप बहुत सारे सेट्स जानते हो, है ना? जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी तो एक सेट ही है भाई। उस सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर के आगे तक प्लस इनफाइनाइट तक। तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? अनकाउंटेबल, हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वो सेट क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट। उसी तरीके से सेट ऑफ होल नंबर हो गया, सेट ऑफ इंटीजर हो गया, सेट ऑफ रैशनल नंबर हो गए, सेट ऑफ रियल नंबर हो गए, सेट ऑफ इररेशनल नंबर हो गए। ये सारे के सारे सेट्स कैसे होंगे? इनफाइनाइट सेट होंगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? इनफाइनाइट। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। इस चीज़ को आप इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ें। चलिए, तो फिर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग कुछ ऐसे सेट के बारे में देखते हैं जो मैथमेटिक्स के अंदर काम आते हैं, है ना? सम मैथमेटिकल सेट्स, सम मैथमेटिकल सेट्स। तो सम मैथमेटिकल सेट्स में पहला है, मान लीजिए अगर यहां पर लिखा हुआ है कैपिटल N, तो कैपिटल N किस चीज को डिनोट करता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे? 1 2 3 4 से लेकर के इनफाइनाइट तक। तो ये कैसा सेट है? ये एक इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है। इसके बाद आते हैं सेट नंबर 2 पर। तो सेट नंबर 2 है हमारा कैपिटल W। कैपिटल W क्या है? कैपिटल W आपका है सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। तो सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स की अगर बात करें तो होल नंबर्स में एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे? 0 1 2 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक, है ना? नेचुरल नंबर के सेट में अगर 0 को जोड़ दिया जाए तो वो सेट कैसा बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। तो ये भी एक इनफाइनाइट सेट है। फिर आगे बढ़ते हैं, तीसरा सेट। तीसरा सेट हमारा हो जाएगा कैपिटल Z या तो कैपिटल I से उसको डिनोट करते हैं। क्या है ये है सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? सारे पॉजिटिव नंबर्स और सारे नेगेटिव नंबर्स को क्या बोलते हैं?
इंटीजर्स बोलते हैं। तो इंटीजर्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे, 0 1 2 3 4 आगे तक, और अगर पीछे ले जाएं तो -1 -2 -3 से ले जाके पूरा आगे तक, है ना। तो ये वाला सेट भी कैसा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं इसके अंदर। आगे देखते हैं, अगला हमारे पास है फोर्थ कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू कौन से सेट को डिनोट करता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, है ना, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो क्लास 10th में भी आपने पढ़ा हुआ है, क्लास 9th में भी आपने पढ़ा हुआ है, अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रैशनल नंबर। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और जहाँ पे q 0 के बराबर ना हो, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं, है ना। जितने भी नेचुरल नंबर हैं, जितने भी होल नंबर हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं, वो सभी जो हैं अपने आप में क्या हैं, रैशनल नंबर हैं, क्योंकि उनको p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। अगर हम रैशनल नंबर के एग्जाम्पल की बात कर लें तो आपका 2/3 एक रैशनल नंबर हो गया, -4/7 एक रैशनल नंबर हो गया, 3 भी अपने आप में एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 3/1 करके। उसी तरीके से -4 भी हमारा रैशनल नंबर होगा, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं -4/1, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे सेट के अंदर, इनफाइनाइट हो जाएंगे, है ना। तो आई होप आपको ये पता था। चलिए अगला सेट देखते हैं, सेट नंबर 5। सेट नंबर 5 हमारे पास क्या होगा, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर क्या होता है, कैपिटल आर होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, है ना। तो जितने भी नंबर्स आप जानते हैं, जितने भी नंबर्स आप जानते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इररैशनल नंबर, सारे के सारे सेट्स के एलिमेंट्स को अगर मिला दिया जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। जैसे 2 हो गया, -5 हो गया, √3 हो गया, -2/3 हो गया, पाई हो गया, सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये कुछ मैथमेटिकल सेट्स हैं जो आपको काम आएंगे, जो अभी हम लोग इस सेट चैप्टर में भी देखेंगे। आगे के चैप्टर्स में भी जो है अगर क्यों दिया हुआ है तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे सेट ऑफ रैशनल नंबर की बात हो रही है। अगर कैपिटल आर दिया है तो सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात हो रही है। ठीक है, उसी तरीके से मान लीजिए अगर लिखा हुआ है r+, अगर लिखा हुआ है कहीं पे, तो r+ का मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, फॉर एग्जांपल जितने भी पॉजिटिव नंबर हो गए, 2/3, 3 हो गया और √3 हो गया, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स ही तो हैं। तो पॉजिटिव रियल नंबर्स को हम r+ से डिनोट करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 7th है, मान लीजिए अगर लिखा हुआ है कहीं पे Q+, तो Q+ का मतलब क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। तो सारे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स क्या होंगे, Q+ से डिनोट करे जाएंगे। और उसके बाद कौन सा बचा, अगर मान लीजिए कैपिटल T है, तो कैपिटल T जो है वो किस सेट को डिनोट करेगा बच्चों, कैपिटल T सेट ऑफ इररैशनल नंबर को डिनोट करता है, सेट ऑफ ऑल इररैशनल नंबर्स। ठीक है ना, तो इररैशनल नंबर्स के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, √3 हो गया, √2 हो गया,
ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं वो इर्रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है, एक्सेट्रा लिख दो। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, इर्रेशनल नंबर्स हो गए। इर्रेशनल नंबर भी आपको पता होगा क्या होते हैं, अ नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। या तो आप ऐसे बोल सकते हो, अ नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। या तो आप ऐसा बोल सकते हो कि अ नंबर विच कैन नॉट, या तो आप ऐसा बोल सकते हो कि वो नंबर जिनको हम रेडिकल से आज़ाद नहीं कर सकते हैं उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल, है ना। जैसे मान लीजिए 3 है तो 3 के ऊपर रूट लगा हुआ है, तो 3 को आप क्या कर सकते हैं, रूट से बाहर नहीं कर सकते हैं, तो ये अपने आप में इर्रेशनल नंबर हुआ। लेकिन मान लीजिए अगर लिखा हुआ है √4, तो √4 अपने आप में कितना है, 2 है, तो दिस इज नॉट इर्रेशनल नंबर, दिस इज रैशनल नंबर, क्योंकि इसको आप p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है बहुत अच्छे से, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट मतलब सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सेट को 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला होता है रोस्टर फॉर्म, ठीक है, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा हो जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो बारी बारी से दोनों फॉर्म को हम समझते हैं। देखिए रोस्टर फॉर्म क्या होता है, मान लीजिए मैंने लिखा ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 3 and 10, है ना, ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 3 and 10। तो 3 और 10 के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स होंगे और क्या क्या होंगे। पहला हो जाएगा 4, फिर 5, 6, 7, 8 और ये 9। तो इस तरीके से हमने लिख दिया और इसी को क्या कर दिया, ऐसे कर्ली ब्रैकेट में अंदर कर दिया, बन गया सेट। तो सेट के इसी रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म, है ना। मतलब ऐसा कोई भी सेट जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स प्रॉपर तरीके से लिखे हुए हों और सारे एलिमेंट कॉमा से सेपरेटेड हों और आप उसको कर्ली ब्रैकेट में इस तरह से लिख देंगे, तो उसी चीज को हम क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। तो यही क्या हो गया, सेट का रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इस कलेक्शन को या तो इस सेट को और किस तरीके से हम लिख सकते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा, इसका कुछ नाम रख दो, कैपिटल ए बोल दो इसको। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा बात को। मान लीजिए मैंने लिखा x such that x is greater than 3, है ना, but less than 10, where x belongs to capital N। अब यहाँ पे आपको 2-3 चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी। सबसे पहले ये क्या होता है, तो देखो ये एक सिंबल है, इसको पढ़ते हैं सच दैट। इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या, सच दैट पढ़ते हैं। सच दैट को या तो आप इस तरीके से लिखें या तो ऐसे भी लिखा जाता है, इस तरीके से, ठीक है ना। और एक दूसरा सिंबल आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, ये वाला सिंबल। इस वाले सिंबल का तो नाम वैसे होता है एप्सिलॉन, ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स में इस सिंबल को क्या पढ़ा जाता है, बिलोंग्स टू पढ़ा जाता है, बिलोंग्स टू। जैसे मान लीजिए कि अब ये जो 4 है वो इस सेट का एलिमेंट है, तो हम ऐसे लिखेंगे 4 बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो 4 बिलोंग्स टू कैपिटल ए का मतलब ये हुआ कि जो 4 एलिमेंट है वो इस सेट ए को बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो अब हमने यहां पर क्या लिखा, हमने यहां पर लिखा x इज सच दैट x इज बिटवीन 3 and 10 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो यही तो है भाई, x इज सच दैट का मतलब x कैसा है, x जो है वो 3 और 10 के बीच में एक ऐसा नंबर है जो कि नेचुरल है। तो इसका भी जब आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मतलब अगर आप किसी भी सेट के सारे एलिमेंट की एक कॉमन प्रॉपर्टी को
लिख देते हो तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोल देते हैं। ठीक है ना। चलिए और एग्जांपल से हम धीरे धीरे समझेंगे। फिलहाल बस इतना अपने दिमाग में बैठा लो कि कोई भी सेट में सारे एलिमेंट्स को अगर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, और अगर हम सारे एलिमेंट की एक कॉमन प्रॉपर्टी को एक जगह पे लिख देते हैं इस तरीके से एक्स इज सच दैट करके, तो इस वाले फॉर्म को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है ना। मतलब ऐसा नाम से ही पता चल रहा है कि अगर हम इससे सेट को बिल्ड कर सकें तो यही क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप इसमें कुछ लिखना चाहते हैं तो इन रोस्टर फॉर्म क्या होता है, इन रोस्टर फॉर्म ऑल एलिमेंट्स आर listed, all elements are listed, comma, the elements are being separated by comma, ठीक है ना, separated by comma and are enclosed within brackets, इस तरह के ब्रेसेस, within braces। तो यही हमारा क्या कहलाता है बच्चों, रोस्टर फॉर्म कहलाता है। और सेट बिल्डर फॉर्म क्या चीज़ है, अगर हम सेट के सारे एलिमेंट की एक कॉमन प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर देते हैं एक लाइन के अंदर तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म का अगर लिखना चाहते हो एक लाइन में तो लिख देंगे इन सेट बिल्डर फॉर्म, in set builder form all the elements of a set possess a single common property बस इतना ही लिख दो। अरे एग्जाम में डेफिनेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा कि डिफाइन करो व्हाट इज रोस्टर फॉर्म, व्हाट इज सेट बिल्डर फॉर्म। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने जो है इस तरीके से लिख दिया है, इसको अच्छे से नोट करिए। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बेस्ड ऑन द रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ कलेक्शंस देखेंगे पहले। तो लिखा है यहाँ पे राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है और आपको इसका सॉल्यूशन सेट लिखना है अगर इन रोस्टर फॉर्म। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसको क्या करते हैं, मिड टर्म स्प्लिटिंग से स्प्लिट कर लेते हैं पहले। तो 2 को ऐसा स्प्लिट करना है कि माइनस करने पे 1 आए, तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 1 हो गया। तो आप इसको इस तरह से लिख दीजिए। ठीक है। तो यहाँ से x कॉमन आ गया तो ये हो गया x प्लस 2, यहाँ पे माइनस कॉमन आ गया तो हो गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में x प्लस 2 को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ गया x माइनस 1। ठीक। उसके बाद यहाँ से x की 2 वैल्यूज आ गई, एक आ गया x बराबर माइनस 2 और एक आ गया x बराबर प्लस 1। तो अब इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है उसी को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिख दें तो हम उसको बोलते हैं सोल्यूशन सेट। तो इसका जो सोल्यूशन सेट होगा, सोल्यूशन सेट इज, वो हो जाएगा आपका -2 और 1। एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये भी बतानी थी, अगर मान लीजिए आपने -2, 1 की जगह पे लिख दिया 1, -2, तो भी ये दोनों सेट जो है एक ही है, इसलिए दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे है
एग्जाम्पल नंबर 2, ये है लिखा हुआ है राइट द सेट x belongs to x is a positive integer and x square less than 40 in the roster form। इसको भी हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो आप यहां से ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो सेट लिखा हुआ है किस फॉर्म में लिखा है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में जो x होता है वही क्या होता है, सेट का एलिमेंट को डिनोट करता है। तो यहां लिखा है x इज सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन 40। मतलब हमें ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं जिसका स्क्वायर करने पे 40 से कम आए। तो क्या क्या होंगे, तो पहला हमारे पास एलिमेंट हो जाएगा 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर जो है 1 होता है, 40 से छोटा है। दूसरा हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 4, फिर 5 और फिर ये 6 का स्क्वायर 36 होता है। 7 का स्क्वायर जो है 49 होता है, तो इसलिए 7 इस सेट में नहीं आएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको हमने रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है राइट द सेट कैपिटल A इज इक्वल टू 1 4 9 16 25 ... in a set builder form, तो यहां पे अभी आप देख रहे हैं कि इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है और हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हमें सारे एलिमेंट की कॉमन प्रॉपर्टी को पकड़ना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। तो अब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखें, तो मान लीजिए हमने लिखा A इज इक्वल टू x is such that x is equal to n square, है ना। x is such that x कैसा है, x जो है वो n स्क्वायर के बराबर है। और n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो अगर n की वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास सेट का पहला एलिमेंट 1 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 होगी तो दूसरा एलिमेंट 4 आ जाएगा, n की वैल्यू 3 होगी तो 9 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया कि सेट बिल्डर फॉर्म में जितने भी एलिमेंट्स थे उसकी एक कॉमन प्रॉपर्टी को पकड़ा और उस कॉमन प्रॉपर्टी से हमने क्या किया, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जरूरी नहीं है कि हर एक सेट जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म में लिखा है और आपको उसको सेट बिल्डर में लिखना है तो आप ऐसा लिख पाएं, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसा सेट हो जिसमें आपको कोई कॉमन प्रॉपर्टी ना मिल पाए। मान लीजिए हमने लिख दिया 17 13 1 0, तो आपको इसके एलिमेंट्स में जो है कॉमन प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है, तो इसलिए आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो यहां तक आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। तो यहां पर लिखा है राइट द सेट 1/2 2/3 3/4 एंड सो ऑन अप टू ये 4/5 तक गया है, 5/6 तक गया है। इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाना है, इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस सेट को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हमें इसके सारे एलिमेंट की एक कॉमन प्रॉपर्टी को देखना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप ध्यान से इसके सारे एलिमेंट को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि हर एक एलिमेंट का जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 1 ज्यादा है। जैसे यहाँ पे 1/2, फिर यहाँ 2/3 लिखा हुआ है तो 3 2 से 1 ज्यादा, 4 3 से 1 ज्यादा, 5 4 से 1 ज्यादा, 6 5 से 1 ज्यादा। तो अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें
x इज सच दैट x इज इक्वल टू n। अगर हमने न्यूमरेटर को n से डिनोट किया तो डिनोमिनेटर को किससे डिनोट करना पड़ेगा, n+1 से डिनोट करेंगे। और साथ के साथ इस वाले सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट हैं, और आप देख रहे हैं कि अगर n की वैल्यू 1 हो जाए तो हमें पहला एलिमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमको n की वैल्यू को कहाँ से कहाँ तक रखना है, n की वैल्यू को 1 से 5 तक रखना है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, वेयर n 1 to 6 है ना। यहाँ पे जो n है वो 1 से लेके 6 तक है, और साथ के साथ n कैसा है, n नेचुरल नंबर है। ये हो गई बात। अगर हम नेचुरल नंबर यहाँ पे लिख रहे हैं तो इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर केवल इतना लिख दिया जाए n इज इक्वल टू और लेस देन 6, तो भी ये अंडरस्टूड है कि 1 2 3 4 5 6 होंगे। तो यहाँ से आप n की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए अलग अलग एलिमेंट्स पा जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए रोस्टर फॉर्म के एलिमेंट की सारे एलिमेंट्स की एक कॉमन प्रॉपर्टी को देखना पड़ेगा, फिर उस हिसाब से उसको लिखेंगे। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हमने बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ी। चूंकि आपका ये पहला क्लास है तो बहुत आराम से हम लोग चलेंगे, बेसिक कंसेप्ट्स को डेवलप करते हुए अच्छे क्वेश्चंस करेंगे।